हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। जाने अनजाने में कभी कभी व्यक्ति से अपराध भी हो जाता है और कभी कभी आपसी रंजिश के कारण अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किसी व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाया जाता है। किसी केस में नाम मात्र आ जाने से संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी द्वारा व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाती है। ऐसे में बिना कोई अपराध किए ही केवल आपसी रंजिश के कारण संबंधित व्यक्ति को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए कानून में जमानत लेने का अधिकार प्रदान किया गया है और इस अधिकार का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति जमानत प्राप्त कर सकता है। लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए कई ऐसे अपराध हैं जिनके लिए कानून में जमानत की व्यवस्था नहीं की गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है जमानत, कब और किसे मिलेगी और इसके प्रकार क्या हैं और जमानत न मिलने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उम्मीद करता हूँ आप अंत तक देखकर इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कानून के मुताबिक अपराध दो तरह के होते हैं। जी हाँ, दो तरह के अपराध होते हैं। एक अपराध कहलाते हैं जमानती, एक होता है गैर जमानती। कहने का मतलब ऐसे अपराध जो कानून के नज़र में, एक होता है कॉग्निजेबल भी बोलते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, मतलब एक ऐसे अपराध जिसमें बेल मिलती है। ठीक है, कॉग्निजेबल में बेल आपको इजीली मिल जाती है आसानी से, और नॉन कॉग्निजेबल यानी कि गैर जमानती अपराध में आपको जमानत मिलने में मुश्किल होती है। तो आप जानते हैं कि कानून के मुताबिक अपराध दो तरह के होते हैं, एक जमानती और दूसरा गैर जमानती। बेल के लिए आवेदन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि अपराध क्या हुआ है। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि अपराध क्या हुआ है? ये जब आप एफआईआर की कॉपी पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि कौन कौन से सेक्शन में अपराध लगे हुए हैं। ठीक है, आप सेक्शन को जान लें, इससे आपको पता चले कि अपराध क्या है और इससे लेकर जमानत के प्रावधान क्या है। ठीक है, इसके नियम क्या हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं जमानती और गैर जमानती अपराध क्या है, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। जमानती अपराध, जिसमें ऐसे जमानती अपराध मतलब ये ऐसे केस होते हैं, ठीक है, जिसमें जमानत आसानी से मिल जाता है। जमानती अपराधों में जैसे कि मारपीट, ठीक है, धमकी, सिर्फ धमकी देना, हल्का फुल्का मारपीट हो जाना, या लापरवाही से किसी की मौत हो जाना, या लापरवाही से गाड़ी चलाना, ऐसे मामले आते हैं इसमें। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि अगर हम बात करें सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी में एक पूरी सूची बनाई गई है और इस सूची में पूरा आपको अलग अलग ब्यौरा दिया गया है कि कौन से अपराध जमानती हैं और कौन सा ये गैर जमानती है। तो आप सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता को भी डाउनलोड करके पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि आपके अपराध कैसे हैं। ठीक है, जिसमें 3 साल, तो अगर आप बात करें जमानती अपराध का तो इसमें 3 साल, ठीक है, 3 साल या उससे कम की सजा हो तो ये अपराध जमानती अपराध कहलाते हैं। सीआरपीसी का धारा अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो उसका धारा अगर 436 से अगर देखें तो 436 में ही आपको जमानती अपराध में कोर्ट द्वारा जमानत देने के भी प्रावधान है। मतलब कोर्ट को ये पावर दिया गया कि वो आपको जमानत दे सकता है। ठीक है, कुछ परिस्थिति में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान है। जी हाँ, थाने से ही जमानत भी हो सकती है। ठीक है, तो गिरफ्तारी होने पर थाने का इंचार्ज जो है बेल बॉन्ड भरवाने के बाद आरोपी को जमानत दे सकता है। ये पुलिस का भी पावर होता है कि वो दे सकते हैं, लेकिन कब? जब पुलिस को ऐसा लगे कि नहीं, ये जो व्यक्ति है ये भाग नहीं सकता है। ठीक है, यह जो व्यक्ति है इन्होंने अपराध नहीं किया है, तो अगर पुलिस जो है अपने इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पता कर लेता है तो वो बेल बॉन्ड, नॉर्मल बेल बॉन्ड भरवा करके आपको जमानत दे सकते हैं। चलिए, अगर गैर जमानती की बात करें तो गैर जमानती अपराधों में रेप, ठीक है, अपहरण, लूट, डकैती, ठीक है, हत्या करना या हत्या करने की कोशिश मात्र करना, तो ये, या फिर कहें अगर गैर इरादतन हत्या, ठीक है, आपका कोई इरादा नहीं था लेकिन फिर भी हत्या हो चुका है, फिरौती के लिए अपहरण करना, ये ऐसे मामले इसमें आते हैं। इस तरह के मामलों में अदालत के सामने तथ्य पेश किए जाते हैं। तथ्य मतलब जो भी फैक्ट होता है वो फैक्ट पेश किए जाते हैं और फिर कोर्ट जो है जमानत पर फैसला लेता है। जब कोई शख्स यानी कि जब कोई व्यक्ति या कोई पिटिशनर जो है गैर जमानती अपराध करता है तो मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी केस हो गैर जमानती अपराध के केस में मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और मजिस्ट्रेट को अगर आपको लगेगा कि नहीं ये ऐसे अपराध किए जिसमें फांसी तक का सज़ा हो जाता, जी हाँ,
फांसी तक का सज़ा या फिर उम्र कैद तक का सज़ा हो सकता है तो वो बेल नहीं देते हैं मजिस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन इससे कम के सज़ा का प्रावधान में कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है वो केस के मेरिट के हिसाब से आपको जमानत दे सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है सेशन कोर्ट भी, जो नॉर्मल आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको देखने को मिले, एक सेशन कोर्ट होता है। तो सेशन कोर्ट भी किसी मामले में बेल की अर्जी स्वीकार कर सकता है। मतलब अगर कोई भी केस होता है डायरेक्ट वो हाई कोर्ट में नहीं जाता है, सेशन कोर्ट में भी जाता है, तो वहाँ पे भी आप बेल की अर्जी देते हैं और वो चाहे तो स्वीकार कर सकता है या फिर बेल को रिजेक्ट भी कर सकता है। सेशन कोर्ट में अगर उम्र कैद या फांसी के सज़ा, यहाँ भी वही चीज़ है, अगर उनको लगता है कि उम्र कैद या फिर फांसी तक का सज़ा हो सकता है तो वो सीआरपीसी की धारा 437 के अपवाद का सहारा लेकर अर्जी लगाई। अगर मान लेते हैं, ऐसे समझिए इसको कि अगर सेशन कोर्ट में अगर देखा जाए कि आपको उम्र कैद या फांसी तक की भी सज़ा हो सकती है, ठीक है, तो वो अपराध वो जो है सेशन कोर्ट जो है आपको हो सकता है बेल ना दे। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ सीआरपीसी धारा 437 के जो एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन में क्या एक्सेप्शन है, ये अपवाद यही है सिर्फ कि कोई व्यक्ति यानी कि जो पिटिशनर है अगर वो शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है, या फिर कोई महिला है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो 16 साल से कम उम्र का है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति अगर है तो वो धारा 437 के अपवाद के साथ जो है सेशन कोर्ट जाके वहाँ से भी बेल बॉन्ड की अर्जी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं जमानत के प्रकार क्या होते हैं। अग्रिम जमानत एक होता है और एक होता है रेगुलर बेल। अग्रिम जमानत को इसी को हम लोग एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। एक होता है रेगुलर बेल। तो पहले जानिए अग्रिम जमानत क्या है। अग्रिम जमानत का मतलब है कि अगर किसी आरोपी को, ठीक है, किसी आरोपी यानी कि कोई भी पिटिशनर जो है किसी आरोपी को पहले से आभास है, मतलब उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी मामले में गिरफ्तार हो सकता है, ठीक है, तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए, मतलब वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सीआरपीसी धारा 438 यानी 438 के तहत, ठीक है, 439 के तहत जो है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसमें रेगुलर बेल आते हैं, ठीक है। 439 के तहत सेक्शन और सेक्शन 438 में ही ये अग्रिम जमानत का प्रावधान है, ठीक है। अग्रिम जमानत की अर्जी आप कोर्ट में लगा सकते हैं, कोई हाई कोर्ट में आप दे सकते हैं। कोर्ट जो है अग्रिम जमानत दे देता है आसानी से, तो अगले आदेश तक आरोपी व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो। चलिए अगर जानते हैं रेगुलर बेल क्या होता है। तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है या कोई अपराधी है या समझिए कोई आरोपी है, आरोपी के खिलाफ जो है ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग है। ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग है कहने का मतलब वो जो सेशन कोर्ट वगैरह जो होते हैं वहाँ पे अगर मामला पेंडिंग है तो उस दौरान भी आरोपी जो है सीआरपीसी की धारा 439 के तहत वो अदालत में जमानत मांग सकता है। कहने का मतलब वो हाई कोर्ट भी पहुंच सकता है जमानत के लिए, उसका अगर ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है तो भी, ठीक है। यहाँ जो है ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस की स्थिति के आधार पर अपना फैसला देते हैं। केस की स्थिति क्या है, ठीक है, केस की स्थिति के आधार पर जमानत देते हैं। इस धारा के अंतर्गत आरोपी को रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत दे दी जाती है। इसके लिए कोर्ट आरोपी से मुचलका भरवाता है यानी बॉन्ड भरवाता है और आरोपी को जमानत के दौरान कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। मतलब अगर आपको जो जमानत मिलती है तो उसके साथ साथ आपको कुछ शर्तों का पालन करना होता है, ठीक है। तो वो शर्त की अगर हम बात करें तो वो क्या है, देखिए जब भी कोई अपराधी कोर्ट में बेल तक प्राप्त करने के लिए अर्जी दाखिल करता है तो कोर्ट द्वारा ऐसे व्यक्ति को कुछ शर्तों के आधार पर ही बेल प्रदान की जाती है। तो कुछ शर्त अब मैं बता रहा हूँ। पहला शर्त है कि रिहा होने के बाद जो है शिकायत करने वाले पक्ष को परेशान नहीं करेंगे, मतलब पिटिशनर जो है शिकायत पक्ष को परेशान नहीं करेंगे तो मिल सकती है। जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी सबूत या गवाह को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरा शर्त क्या होता है कि बेल पर रिहा होने वाले अपराधी विदेश यात्रा नहीं कर सकता है, यानी कि रेगुलर बेल कहें या एंटीसिपेटरी बेल कहें तो इस पर जो रिहा होते हैं व्यक्ति उनको आप कह सकते हैं कि अपने शहर या एरिया में ही रहना पड़ता है। और कई मामले में ऐसा भी होता है कि उसको हर रोज़ थाने में जा कर के हाजिरी भी लगानी पड़ती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 436 से, याद रखिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। धारा 436 एक क्या कहता है इसको ध्यान से समझिए। अगर कोई आरोपी, ठीक है, किसी मामले में अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल मतलब उन पे मुकदमा चल रहा है और जेल में है,
ठीक है, उस पर लगे आरोप में जितने दिन की सज़ा हो सकती है और उससे आधा या आधे से ज़्यादा समय जेल में बिता चुका है। मान लेते हैं ऐसे समझिए इसको कि कोई भी अपराधी है, अगर उस पर जो लगा हुआ अपराध है, ठीक है, अगर वो उससे ज़्यादा वो जेल में रह लेता है और अभी तक उसका मामला जो है वो अंडर ट्रायल है, मतलब पेंडिंग ही है, अगर उस ठीक है, अगर पेंडिंग ही है और उससे जो अपराध किया है उससे वो आधा सज़ा या आधा से ज़्यादा सज़ा अगर वो काट लेता है जेल में, तो सीआरपीसी की धारा 436A के तहत जो है कोर्ट में ज़मानत के लिए अपील कर सकता है। तो कई बार मैंने भी आपको कहा है कि अगर आपको हाई कोर्ट में आपने कोई मुकदमा दर्ज कराया है, ठीक है, तो अगर आपको देरी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेल नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको बेल मिल जाएगी, क्योंकि जिस दिन वो पिटिशनर जो है, जिस दिन से वो हिरासत में पुलिस कस्टडी में जाता है, उसी दिन से जो है उसके सज़ा जो है वो काउंट होने लगता है, गिनती होने लगता है, ठीक है। मान लेते हैं कि 6 महीने उसका पूरा हो चुका है, ठीक है, अगर उसको सज़ा होने वाला था 1 साल, किसी भी मुकदमे में 1 साल होने वाला था, वो अगर 6 महीना पूरा कर लेता है जेल में, मान लेते हैं किसी वक्त टोकन नहीं मिला या नंबर नहीं आया, इस तरह से, या कोविड के वजह से ही देखते हैं आप कि मामला धीरे धीरे चल रही है, तो इस तरह से पिटिशनर जो है, कोई भी अपराधी जो है वो जेल में अपना सज़ा जो है ज़्यादा दिन तक काट लेते हैं या आधा या आधे से ज़्यादा पूरा कर लेते हैं, तो उसको बेल मिलने में ना बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि मुझे देरी हो रही है तो इससे आपका एक फ़ायदा भी है यहाँ पे। चलिए आगे समझते हैं कि बेल मिलने का एक और फ़ायदा। देखिए, बेल मिलने का एक फ़ायदा नहीं कह सकते हैं इसको। देखिए, ऐसे समझिए कि चार्जशीट अगर दाखिल पुलिस नहीं करती है तो भी बेल मिल जाती है। कानून में प्रावधान है कि अगर पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, चार्जशीट मतलब क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। एक होता है एफआईआर, ठीक है, एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। एक होता है अंतिम रिपोर्ट, पुलिस एक अंतिम रिपोर्ट बनाती है, अंतिम रिपोर्ट को ही हम लोग कहते हैं चार्जशीट, ठीक है। तो चार्जशीट अगर वो दाखिल नहीं करती है तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है, चाहे मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो। अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो जमानत मिल सकती है। ऐसे अपराध जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, उनमें आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो चार्जशीट दाखिल करे। अगर वो चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं तो भी व्यक्ति को बेल आसानी से मिल जाएगी। इस समय में अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत जमानत देने का प्रावधान है, ठीक है। और वहीं अगर 10 साल कैद की सज़ा से कम वाले मामले में, ठीक है, ऐसा सज़ा जिसमें 10 साल से कम की सज़ा हो, ऐसा सेक्शन जिसमें 10 साल से कम का सज़ा हो, ऐसे में मान लेते हैं कि पुलिस को चार्जशीट कितने दिनों में जमा करना होता है, 60 दिनों के भीतर, ठीक है। अगर वो 60 दिनों के भीतर जमा नहीं करता है तो भी जो है जमानत आपको मेरिट के आधार पर दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि बेल नहीं मिलने के कारण क्या है ना, ये समझना ज़रूरी है। तो बेल नहीं मिलने के कारण क्या होता है, कई बार अदालत में ज़मानत की अर्जी लगाने पर भी ज़मानत नहीं मिलती, ठीक है। बेल ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं। जब अदालत को लगता है कि बेल मिलने पर गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, जी हाँ, अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं इससे गवाहों को प्रभावित किया जाएगा, हो सकता है आप सबूत मिटाने की कोशिश करें, ठीक है, या फिर मामले की गंभीरता, कहने का मतलब आपका बहुत हीनियस क्राइम किया है, बहुत गंभीर अपराध किए हैं, तो उस मामले में भी आपको बेल नहीं मिल सकती है। या फिर आरोपी द्वारा ऐसा, मतलब कोर्ट को अगर लगता है कि आरोपी जो है वो भाग जा सकता है, यहाँ से भाग सकता है, तो भी आपको ज़मानत नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है वो ज़मानत पे छूट करके सबूत को मिटाने की कोशिश करेगा तो भी ज़मानत नहीं मिलती है, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे ज़रूरी, अगर कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है, आदतन अपराधी कहने का मतलब ऐसे अपराधी जिस पे बार बार एक ही सेक्शन का मुकदमा बार बार उस पर लग रहा है, ठीक है, बार बार चार्जेस लग रहे हैं, उस पर छूट रहा है बेल पे, फिर जाके वो वही ऑफेंस कर रहे हैं, वही अपराध कर रहे हैं, तो ऐसे अपराधी को आदतन अपराधी कहते हैं। तो भी यहाँ पे बेल नहीं मिलती है। मान लेते हैं कि कोई पहला बार अपराध उससे गलती से हो गया या फिर उसको फंसाया गया है तो बेल आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर वो पहले भी कई बार जेल जा चुका है तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है, वहाँ पे बेल मुश्किल है मिलना, ठीक है।
और इसके अलावा भी बेल देना या ना देना अंतिम फैसला जो होता है वो अदालत का होता है। ठीक है, मामला अगर गंभीर हो, गंभीर मतलब बहुत ही निर्मम अपराध हो, ठीक है, और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका अगर कोर्ट को लगती है तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी, ठीक है, चार्ज फ्रेम होने के बाद भी बेल नहीं मिलती है। ठीक है, चार्ज फ्रेम मतलब अंतिम रिपोर्ट चार्जशीट जमा होने के बाद भी बेल नहीं मिल सकती है। केस के ट्रायल के दौरान, मतलब केस अभी पेंडिंग ही है, वो चल रही है, उसके दौरान मुख्य गवाहों के बयान, मुख्य गवाहों मतलब जो गवाह अगर मुख्य है उसका गवाह के बयान अगर आरोपी के खिलाफ हो तो आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। कहने का मतलब, अगर इसको उदाहरण के तौर पर समझे कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई महिला, अगर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसका अगर केस है, तो पीड़िता अगर सुनवाई के दौरान दुष्कर्म होने की बात से मुकर जाए, मतलब कोर्ट में जाए और कोर्ट में ये बोल दे कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं है, तो आरोपी को जमानत मिल सकती है। लेकिन अगर वही महिला अगर कोर्ट में ये कह दे कि नहीं, मेरे साथ जो है दुष्कर्म किया गया है, अगर ये कह देता है तो यहाँ पे बेल मिलने का संभावना लगभग समाप्त हो जाता है, मतलब मुश्किल है मिलना। ठीक है, यही स्थिति आप दूसरे गंभीर मामलों में भी देख सकते हैं कि जो अगर मुख्य गवाह है, अगर वो कोर्ट में जाकर के गवाही दे देता है तो भी आपको जमानत, अगर आपके खिलाफ दे दिया तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, अगर आपके तरफ से बोल देता है तो वो मिल सकती है जमानत। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि जमानत का विरोध कैसे करें। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम लोग चाहते हैं कि जमानत का विरोध करें, कोई हम नहीं चाहते हैं कि वो व्यक्ति छूटे जेल से, तो ये विरोध कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ कोर्ट से ज़मानत आप कैसे ले सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि बेल या ज़मानत से जुड़ी जानकारियों के बारे में आपने जाना। इस सामान्य जानकारी का उपयोग करके आप ज़मानत के नियमों को समझ सकते हैं और साधारण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले किसी अच्छे वकील से सलाह ज़रूर लें। जी हाँ दोस्तों, आप सलाह एक अच्छे वकील से ज़रूर लें कोई भी कदम उठाने से पहले। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।